बैक टेस्टिंग आपको कैसे करनी है, इनपुट एंड आउटपुट शीट मैंने आपके लिए बनाई है। ठीक है, सबसे टॉप में मैंने लिख दिया, यू कैन कस्टमाइज द पैरामीटर्स इन येलो सेल्स टू टेस्ट डिफरेंट वेरिएशन। जहां जहां आपको येलो कलर दिख रहा है वो सेल्स कस्टमाइजेबल है, वहां आप अपनी खुद की वैल्यूज डाल सकते हैं। तो टोटल इन्वेस्टेबल कैपिटल रिकमेंडेड है 10 लाख। ठीक है, और आप चाहें तो इससे कम से भी कर सकते हैं। तो पहले हम 10 लाख का समझेंगे और लास्ट में हम इस वैल्यू को कम करके देखेंगे, लाइक 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, उससे क्या रिजल्ट है। तो 10 लाख इन्वेस्टेबल कैपिटल हो गया। पीकेपी में उसका इनपुट हम किस ईटीएफ में स्टार्ट कर रहे हैं, निफ्टी 20 में कर रहे हैं या कोई और आप ईटीएफ चूज करना चाहते हैं, उसका कोड यहाँ पे डाल दीजिए। किस डेट से आप स्टार्ट करना चाहते हैं बैक टेस्टिंग, यहाँ मैंने पिछले 7 साल का डाला हुआ है, 1 जनवरी 2016 से लेके 31 दिसंबर 2022। ठीक है, और लमसम हम स्टार्ट में मान रहे हैं कि 40%, आप चाहें तो ये चेंज कर सकते हैं, 30%, 20%, 50%, जो आपको टेस्ट करना है। 40% इज आइडियल। और ये 40% ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर लेगा जो टोटल कैपिटल है उसका 40%, 4 लाख होता है। और उसी 4 लाख पे फिर ये कैलकुलेट करेगा कि हमारा बाय इन डिप्स अमाउंट क्या रहेगा पीकेपी के लिए, और डिप्स कब कब करने हैं। जो मैंने यहाँ पे फिगर्स दिए हैं वो मेरी बैक टेस्टिंग और मेरे पर्सनल जो मैं यूज करने वाला हूँ उसके लिए है। तो -2% पे पहला बाय इन डिप, सेकेंड -4, तो 2% मैं घटाते जा रहा हूँ। और मल्टीप्लीकेशन फैक्टर, जैसे मैंने कहा, जितना सस्ता होता जाएगा उतना ज्यादा हम इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो जब -2% गिरेगा तो हम बिड मल्टीप्लायर 1 यानी कि 8,000 हमारा बेस अमाउंट है, इंटू 1 यानी कि 8,000 इन्वेस्ट करेंगे। जब वो -4% गिरेगा, 8,000 इंटू 2 यानी कि 16,000। इसकी कैलकुलेशन पीकेपी की इंडिविजुअल शीट में आपको यहाँ पे भी दिख जाएगी। ठीक है, तो हर एक स्ट्रेटेजी को बैक टेस्ट करने के लिए, इनपुट आउटपुट तो सिर्फ इनपुट देने के लिए और उसका आउटपुट देखने के लिए, एक्चुअल बैक टेस्टिंग इन शीट्स में चल रही है, डिपेंडिंग आप क्या इनपुट देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया पीकेपी का। और राइट हैंड साइड में आपको पीकेपी की परफॉर्मेंस दिख जाएगी। अभी परफॉर्मेंस क्या है वो नहीं, मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि इनपुट्स क्या देने हैं और उससे क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं, उस पर फोकस करते हैं। नेक्स्ट है ऑप्शन ट्रेडिंग। तो जैसे मैंने कहा, ऑप्शन ट्रेडिंग RSI 14 पे मैंने बेस की है, और वो मैंने आपको एग्जांपल भी दी है क्या लेवल्स होते हैं। तो अगर आप पुट सेल करना चाहते हैं 35 के नीचे जाने पे, यहाँ पे मैंने कमेंट्स भी डाल दिए हैं ताकि आप देख सकें ओके क्या है वो। सेल अ मंथली पुट, मंथली मतलब मंथली एक्सपायरी वाला पुट, व्हेन RSI गोज बिलो दिस एंड द ग्रीन कैंडल इज फॉर्म्ड। ठीक है, तो 35 से नीचे जाने के बाद जब ग्रीन कैंडल फॉर्म होती है, और पुट कितना नीचे राइट करना है, जब ग्रीन कैंडल फॉर्म हुई उसके क्लोजिंग प्राइस से कितना नीचे पुट राइट करा, -4%, ये भी आप कस्टमाइज कर सकते हैं। ठीक है, और कॉल किस पे करा, जब 65 के ऊपर जाता है और फिर रेड कैंडल बनती है, वहां से हम 6% ऊपर का कॉल राइट करते हैं। तो अगर हम ये पैरामीटर्स यूज करते तो क्या रिजल्ट आगा, कितने पुट पोजिशन हमारे इस पीरियड में लिए जाते, हाउ मेनी टाइम्स वर वी एबल टू सेल पुट्स, और कितने इन द मनी होते हैं उनमें से, अगर 20 टाइम्स सेल हुआ तो 3 टाइम्स इन द मनी हो रहा है। कॉल्स 44, और इन द मनी कितना हुआ, एक बार। उसी को स्ट्राइक रेट यानी कि सक्सेस रेट अगर हम देखें, तो पुट का सक्सेस रेट 85%, यानी कि 3 टाइम्स वो इन द मनी हुआ और 20 टाइम्स टोटल हमने लिया था, तो 3 को 20 से डिवाइड कर दिया, वो परसेंटेज मैंने यहाँ निकाला है 85। उसी तरह कॉल का 98% सक्सेस। और यहाँ पे मैंने अप्रोक्सीमेट प्रीमियम गेस करने की कोशिश की है। अब उसे गेस करने, एग्जैक्ट प्रीमियम गेस करने के लिए तो हमें प्रीमियम का हिस्टोरिकल डेटा चाहिए, जो कि गूगल फाइनेंस में अवेलेबल नहीं है, इसलिए उसकी बैक टेस्टिंग मैंने उस तरह नहीं बनाई। लेकिन मेरे एक्सपीरियंस से जो मैंने देखा है, अक्सर कितना प्रीमियम मिल जाता है ऑन एन एवरेज, वो मैंने माना है। और यहाँ पे मैंने फिगर्स लिख दिए कि जब हम पुट सेल करेंगे तो अराउंड 4,000 का ऑन एन एवरेज मंथली प्रीमियम मिलेगा, और अगर वो इन द मनी हो जाता है तो अराउंड 4,000 का मैंने मान लिया कि हमें लॉस हो जाता है। सिमिलरली कॉल्स, क्योंकि वो हम हेज करके चलेंगे कॉल्स को, उसमें 2,000 प्रीमियम ओवरऑल मैंने माना है, और अगर हमें लॉस हो जाता है तो 2,000 का लॉस हो जाएगा। कहीं ज्यादा होगा कहीं कम होगा, कोर्स ये एवरेज में मैंने माना है। उसी के हिसाब से कितनी बार हमने पोजीशन ली उसे मल्टीप्लाई कर दीजिए 4,000 से, यानी 80,000 हमें प्रीमियम मिलता है, और कितनी बार इन द मनी हुआ उसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, ऊपर आप फॉर्मूला में देख पाएंगे, -4,000, तो कितना हमें लॉस होता। उसी तरह कॉल पोजीशन में कितना प्रॉफिट कितना लॉस होता है, और इन सबको ऐड कर दें तो ओवरऑल हमारा इतना प्रॉफिट होता या लॉस होता। अगर पॉजिटिव है तो प्रॉफिट, नेगेटिव है तो लॉस। ये हो गया ऑप्शन ट्रेडिंग का। नेक्स्ट है एल्केमिस्ट। ठीक है, यहाँ मैंने दे दिया है ऐसे, मतलब स्मार्ट एवरेजिंग, एल्केमिस्ट 1, निफ्टी, निफ्टी के ईटीएफ में हो रहा है ये। तो ईटीएफ का कोड आप यहाँ पे बदल सकते हैं। प्रॉफिट टारगेट आप चाहे तो 3%, 2%, 4%, 5% जो रखना चाहे वो रख सकते हैं। मैंने आइडियली जो मेरे को सही लगा वो मैंने यहाँ पे डाला है, जो मैं प्रैक्टिस करने वाला हूँ।
और कितना इन्वेस्टमेंट अमाउंट, तो 1/10 ऑफ जो भी आपका कैपिटल है, अगर आप यहाँ चेंज करना चाहते हैं वो भी आप चेंज कर सकते हैं, क्योंकि ये येलो कलर में दिया है मैंने। तो सेकंड एल्केमिस्ट वाले में जब -3% और गिर जाएगा, कौन से ईटीएफ में आप इन्वेस्ट करना चाहेंगे? देखिए ईटीएफ का रूल ये, अगर आप निफ्टी के ईटीएफ में कर रहे हैं वो सेम ही तरीके से मूव करेंगे। अगर एक ईटीएफ 1% बढ़ रहा है तो अराउंड 1% दूसरा ईटीएफ भी बढ़ेगा। थोड़ा बहुत फर्क हो सकता है डेसिमल्स में, लेकिन ऐसा नहीं है कि एक ईटीएफ -2% गिर गया है दूसरा 2% बढ़ेगा, क्योंकि सब निफ्टी के ईटीएफ निफ्टी के इंडेक्स को ही फॉलो करते हैं, तो उनमें अलग अलग रिटर्न्स नहीं आएंगे। ठीक है, तो अगर आप सेकंड ईटीएफ आईसीआईसीआई निफ्टी को बनाना चाहते हैं और थर्ड ईटीएफ एसबीआई के ईटीएफ को, वो भी आप कर सकते हैं, रिजल्ट ऑलमोस्ट सेम आएंगे। ठीक है, प्रॉफिट टारगेट ये सारे ईटीएफ्स के लिए आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पे बैंक निफ्टी के ईटीएफ्स आ गए हैं, जैसे मैंने कहा कि लास्ट के जो दो हैं वो हम इंडेक्स ही चेंज कर देते हैं ड्यू टू द वोलेटिलिटी फैक्टर। यहाँ पे आप प्रॉफिट टारगेट सेट कर सकते हैं, इसके हिसाब से क्या रिजल्ट्स आए वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि स्मार्ट एवरेजिंग में हमने इतना इतना इन्वेस्ट लेके चले और इतना प्रॉफिट बुक हुआ इस पर्टिकुलर फर्स्ट ईटीएफ में। एब्सोल्यूट टर्म्स में वो कितना प्रॉफिट है, एक्स आईआरआर टर्म्स में वो कितना प्रॉफिट है। और एक्स आईआरआर जब हम यहाँ देखते हैं तो ये एनुअल एक्स आईआरआर दिखा रहा है, एब्सोल्यूट मैंने टोटल दिखाया है, इसमें मैंने डिवाइड नहीं किया है कितने साल से। तो अगर आप यहाँ पे 7 साल की टेस्टिंग है, इसे 7 साल से डिवाइड करेंगे तो आपको पर एनम का आइडिया लग जाएगा। लेकिन एक्स आईआरआर ऑटोमेटिकली पर एनम ही दिखाता है, तो 16.81 पर एनम है ये। एवरेज डेज टेकन टू रीच टारगेट, कितने दिन लगे ऑन एन एवरेज, कभी ज्यादा कभी कम, तो 73 डेज में ऑन एन एवरेज ये टारगेट मीट हुआ। कितनी टाइम्स हम इन्वेस्ट कर पाए, जैसे मैंने कहा कभी 4% गिर ही नहीं रहा है लगातार तो वो इन्वेस्ट होगा ही नहीं। तो कितनी टाइम्स इस 7 साल के पीरियड में 14 बार हम ये इन्वेस्ट कर पाए, और कितनी बार टारगेट अचीव कर पाए। ऐसा नहीं है कि 14 बार इन्वेस्ट किया है तो 10 ही बार टारगेट अचीव होगा। यूजुअली या तो वो बराबर होंगे या एक कम होगा, क्योंकि जब तक हमने इन्वेस्ट किया वो बिक नहीं जाता तब तक हम उसमें नया इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं उस पर्टिकुलर ईटीएफ में। इसलिए ये जो लास्ट ईटीएफ हमने खरीदा है वो बिका नहीं है इस वाले टेस्टिंग पीरियड में, इसलिए टारगेट अचीव एक कम है, यानी कि 14 टाइम्स हमने बाय किया था, 13 टाइम्स बिका है, यानी अभी भी वो मार्केट में पैसा लगा हुआ है, जो बैक टेस्टिंग शीट में आपको दिख भी जाएगा। आइडल मनी अर्निंग, ये मैं अभी बैक टेस्टिंग शीट में आपको बताऊंगा क्या है। सिमिलरली बाकी ईटीएफ्स का रिजल्ट्स भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। नीचे मैंने उनके टोटल कर दिया कि टोटल प्रॉफिट कितना बना, टोटल इन्वेस्ट हमारे पॉकेट से कितना हुआ, एब्सोल्यूट प्रॉफिट का एवरेज क्या है, टोटल एवरेज पीरियड क्या रहा, टोटल टाइम्स कितनी बार हम ओवरऑल इन एटीएफ में ट्रेड कर पाए, कितनी बार वो बाय हुए, कितनी बार सेल हुए, और आइडल मनी का टोटल क्या है। आइडल मनी अर्निंग मतलब जब पैसा इन्वेस्ट नहीं हुआ है तो उसमें जो अर्निंग हो रही है वो कैसे होगी, वो मैं बताता हूँ। ओके, तो ये हो गया इसका रिजल्ट, और फिर इन सब को मैंने समराइज कर दिया है ओवरऑल परफॉर्मेंस में। तो ओवरऑल परफॉर्मेंस में हमें दिखेगा टोटल अमाउंट करेंटली इन्वेस्टेड फ्रॉम आर पॉकेट, क्योंकि हम इस स्ट्रेटेजी में खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, तो हमारी पॉकेट से कितना पैसा लगा है यहाँ पे उसकी कैलकुलेशन है। ठीक है, टोटल प्रॉफिट अर्न, इस प्रॉफिट में जो हमारा पीकेपी का प्रॉफिट है, जो हमारे ऑप्शन ट्रेडिंग से प्रॉफिट आया, जो हमारे एल्केमिस्ट वाले स्ट्रेटेजी से प्रॉफिट आया, वो सबको ऐड करके टोटल कितना प्रॉफिट हुआ उसको एब्सोल्यूट टर्म्स में, यानी कि इस प्रॉफिट को जो हमारे पॉकेट से पैसा लगा है उसे डिवाइड कर दिया, तो एब्सोल्यूट टर्म्स में 215% हमारा प्रॉफिट आया। और इसी पीरियड में इंडेक्स और अराउंड कितना बड़ा, मैंने ईटीएफ के उससे लिया है, इंडेक्स को डायरेक्टली कैलकुलेट नहीं किया। जिस दिन हमने स्टार्ट किया उस दिन क्या प्राइस था, और जिस दिन हम टेस्टिंग एंड कर रहे हैं उस दिन क्या प्राइस था, उसके बीच में क्या अप्रिसिएशन हुआ है। तो ईटीएफ बड़ा है, निफ्टी 20 ईटीएफ 145, ऑलमोस्ट 146%, और हमारा एब्सोल्यूट रिटर्न है 215%। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि कैसे बीट कर रहा है ये इंडेक्स के परफॉर्मेंस को। ये 7 साल का डेटा है। और लास्ट में मैंने एक और चीज करी है, क्योंकि ये कई बार होता है हमारे दिमाग में आता है कि अगर हम लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर दे, एक ही बार खरीदे और बहुत सालों बाद 10 15 20 साल बाद जाके बेचे तो क्या होता। तो मैंने 10 15 साल की बैक टेस्टिंग तो अवेलेबल नहीं है, 7 साल की अवेलेबल है। 7 साल में क्या हुआ होता वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। तो पहला लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के फिगर्स हैं यहाँ पे, और उसके नीचे है सोलर पीकेपी जो ये वाली स्टडी है उसके फिगर्स। इन्वेस्टेड ऑन डे वन, तो अगर आप लॉन्ग टर्म में पूरा का पूरा 10 लाख पहले दिन लगा देते तो यहाँ 10 लाख लगते हैं। और सोलर पीकेपी में क्योंकि हम शुरुआत करते हैं 40% या 20% से, मैंने यहाँ हायर साइड वाला लिया है 40%, 4 लाख लगते हैं, उसके बाद हमारा धीरे धीरे करके और कैपिटल लगता। तो पहले दिन लॉन्ग टर्म में पूरा का पूरा पैसा लगाना पड़ता है, लेकिन यहाँ से 40% लगाना पड़ा। टोटल इन्वेस्टेड फ्रॉम पॉकेट, हमारी पॉकेट से कितना पैसा लगा होता, कोर्स लॉन्ग टर्म में तो पूरा पैसा लगा है, लेकिन ये जो सोलर पीकेपी है क्योंकि इसमें प्रॉफिट बुक करते हुए चलते हैं, इसलिए हमारे पॉकेट से जो पैसा लगा है वो रिकवरी भी होती रहती है।
तो 7 साल के बाद हमारे पॉकेट से जो पैसा लगा होता वो होता 7,38,000। करेंट मार्केट वैल्यू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की मैंने सिंपली ये निकाल लिया है कि पहले दिन अगर हम निफ्टी 20 खरीद लेते 10 लाख के और उसमें 146% का एप्रिसिएशन होता तो वो कितना वैल्यू बना देता, यानी कि 24,60,000 के अराउंड इसकी वैल्यू हो जाती, राइट। सिंपली मैंने इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया है निकालने के लिए कि कितनी वैल्यू हो जाती, ये मार्केट वैल्यू होती लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में। करंटली नॉट इन्वेस्टेड, यानी कि हमारा कोई ऐसा पैसा है जो मार्केट में अभी इन्वेस्टेड नहीं है लॉन्ग टर्म में, क्योंकि पूरा का पूरा 10 लाख हमने लगा दिया होता शुरू में, हमारा पूरा 10 लाख लगा होता, यानी कि 0 रुपीज होते जो हमारे नहीं इन्वेस्टेड है, सारा का सारा इन्वेस्टेड है। टोटल करंट वैल्यू, तो अभी की करंट वैल्यू वही जो हमारा यहाँ पे दिख रहा है, टोटल मार्केट वैल्यू जो है वही हमारी टोटल करंट वैल्यू होती, ओके। और हमारे गेन्स होते जितना हमने पैसा लगाया और जो हमारी करंट वैल्यू है उसके हिसाब से 145.98, जो कि ईटीएफ का गेन है, सेम गेन यहाँ पे होता। सोलर पीकेपी में सेम फिगर्स देखते हैं, जैसे मैंने कहा इन्वेस्टेड ऑन फर्स्ट डे से 40%, ये हमारा एक प्लस पॉइंट है। इन्वेस्टेड फ्रॉम आवर पॉकेट, क्योंकि लगातार प्रॉफिट बुकिंग हो रही है तो हमारा पैसा रिकवर भी होता चल रहा है, हमारे पॉकेट से लास्ट दिन 7,38,000 ही लगे होते जो मार्केट में इन्वेस्टेड होते। करंट मार्केट वैल्यू जो पीकेपी की वैल्यू है और जो बाकी चीजें हमारे प्रॉफिट आ चुके हैं, जो बैंक में पैसा पड़ा होता और जो पीकेपी में हमारा इन्वेस्टेड होता, वो सब मिला के अराउंड 18 लाख का हमारा मार्केट वैल्यू बन के आता। और हमारे पैसे जो इन्वेस्ट नहीं हुए, क्योंकि जो एल्केमिस्ट वाला पार्ट है उसे हम बेचते खरीदते पूरा का पूरा चलते रहते हैं, तो इतना पार्ट हमारा इन्वेस्ट नहीं हुआ, 8,27,000 प्लस जो हमने प्रॉफिट बनाए ऑप्शन ट्रेडिंग में और ये जो आइडल मनी से प्रॉफिट बनाए वो सब ऐड करके 8,27,000 हमारे बैंक में लगभग पड़ा होता। तो इन दोनों को ऐड कर दे, क्योंकि बैंक में जो पैसा पड़ा है और जो हमारा मार्केट में वैल्यू निकल के आ रही है उन दोनों को ऐड कर दे, वो है हमारा टोटल करंट वैल्यू। अगर हम आज के आज सारे निफ्टी 20 को बेच दो जो पीकेपी में है, हमारे पास बैंक में इतना पैसा हो जाता। तो इसे कंपेयर कीजिए, लॉन्ग टर्म में हम बना पाते 24,60,000 और यहाँ पे हम बना रहे हैं 26,32,000। प्लस द बेनिफिट इज हम लगातार प्रॉफिट बुकिंग करके अपना कैपिटल प्रिजर्व भी करते हुए जा रहे हैं। ये देखिए 8,27,000 मार्केट में नहीं लगा हुआ है, तो ऑलमोस्ट हम 10 लाख लेके चले थे, उसमें हमने कुछ एक्स्ट्रा इन्वेस्ट भी किया होता, जो कि आप पूरा डेली समरी वगैरह में जो मैं आगे शीट दिखाऊंगा उसमें देख भी पाएंगे, लेकिन 8,27,000 हमारा बैंक में पड़ा होता, वर्सेज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में सारा का सारा पैसा निफ्टी 20 के फॉर्म में ही होता, हमारे बैंक में कुछ नहीं पड़ा होता एक्स्ट्रा, क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग हम वहां नहीं कर रहे हैं। तो इस तरह से हम गेन्स को चेक करें, जो हमारा टोटल करंट वैल्यू है उसे डिवाइड कर दे जो हमारे पॉकेट से पैसा लगा है, एलटीआई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में 146% और हमारा सोलर पीकेपी में 256%। तो इस तरह से ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को बीट कर रहा है, इंडेक्स को बीट कर रहा है, वो मैंने ऊपर दिखा दिया, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को ये इस तरह से बीट कर रहा है। प्लस पीकेपी का जो प्रॉफिट बुकिंग हम लगातार करते रहते हैं वो टैक्स एफिशिएंट है, उसको आप वीडियो में जरूर देख लीजिएगा, उसे समझ लीजिएगा। उसकी वजह से जो हमारे टैक्सेस यहाँ पे लगते, अगर आज के दिन हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को सारा बेचते, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से 1 लाख तक का प्रॉफिट हमारा टैक्स फ्री होता है, उसके ऊपर जो बाकी है उस पर लगता है 10%। और यहाँ पे पीकेपी में जो एल्केमिस्ट वाला है यूजुअली हम 1 साल के अंदर ही बेचते, वहाँ पे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स लगते हैं 15% का टैक्स, और बाकी का जो प्रॉफिट हम पीकेपी में कमा रहे हैं तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से भी कम प्रॉफिट लगते हैं, कई बार तो उसमें 0% भी लगता। उसकी कैलकुलेशन आप जरूर समझ लेना मेरे पीकेपी वाले वीडियो से, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो टैक्स एफिशिएंट है। तो ब्रोकरेज टैक्सेस सब कुछ हटा के भी सोलर पीकेपी हमें ज्यादा फायदेमंद रिजल्ट देने वाली है। इसलिए मुझे काफी समय लगा इसकी रिसर्च में, इसकी डेवलपमेंट में। मैं चाहता था आपके लिए पूरी स्ट्रैटेजी एकदम अच्छे तरीके से लेकर आऊं। तो आगे बात करूं, जैसे मैंने कहा इंडिविजुअल शीट्स मैंने बनाई है जहां कैलकुलेशन हो रही है, तो पीकेपी विद स्मार्ट एवरेजिंग जो इसके इनपुट्स हैं जो शीट से आ रहे हैं, तो यहाँ कोई येलो कलर नहीं है, यहाँ पे कोई इनपुट आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है, सारे इनपुट्स ये इनपुट एंड आउटपुट शीट से ले रहा है। उसके हिसाब से ये कैलकुलेट कर रहा है कि ओके पहले दिन हमने 4 लाख इन्वेस्ट कर दिए, कितने यूनिट्स आए, और वो ट्रैक करते हुए चल रहा है कि किस दिन कितना प्लस या माइनस परसेंट प्रॉफिट है। जैसे ही आप देखेंगे +1%, पर यहाँ पे पहले माइनस में गया है, तो देखिए -2% हुआ, उसके बाद हमने अराउंड 8,000 इन्वेस्ट कर दिए, -4% गिर गया, अराउंड 16,000 इन्वेस्ट कर दिए, -6% गया, अराउंड 24,000 इन्वेस्ट कर दिए, जो कि हमारे रूल्स डिफाइंड है। ऑटोमेटिकली ये शीट वो सब कैलकुलेट कर रही है, और जिस दिन ये +1% में आपको दिखेगा वहां पे
ये प्रॉफिट बुकिंग करेगा। देखिए 1% के ऊपर गया, हमने यहाँ पे 1% की प्रॉफिट बुकिंग कर ली। जो भी 1% से ज्यादा मिल रहा है वो हमने प्रॉफिट बुकिंग कर ली। ठीक है, तो इस तरह से इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट बुकिंग ये शीट ट्रैक करते हुए चल रही है। मनी इन्वेस्टेड फ्रॉम आवर पॉकेट, तो यहाँ पे हमने शुरू में देखा 4 लाख इन्वेस्ट हुए थे। जब पहला बाय एंड डिप्स हुआ तो 4,08,000 के करीब हो गया, और नेक्स्ट बाय एंड डिप 16,000 और 16,000 और इन्वेस्ट हुए तो बढ़ गया। तो जैसे जैसे हमारा इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है, हमारे पॉकेट से पैसा जा रहा है, और जब प्रॉफिट बुकिंग आने लगेगी हमारे पॉकेट में वापस पैसा आने लगेगा, माइनस में नीचे आएगा। तो ऐसे करते करते एंड में हमारे पॉकेट से यहाँ पे कितना गया, 6,38,000 हमारी पॉकेट से लगा होता है पैसा, और हमारी करेंट मार्केट वैल्यू होती 16,23,000। निफ्टी बीस का जो भी करंट मार्केट प्राइस है और जितने यूनिट्स हम होल्ड कर रहे होते हैं दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, उससे आपको करंट मार्केट वैल्यू आपकी मिल जाती है। यानी इस पर्टिकुलर डे पे आप सारा सेल करेंगे तो इतना ओवरऑल मनी आपको बैंक अकाउंट में आ जाता। तो यानी कि ये है करंट मार्केट वैल्यू। तो ये पीकेपी की ट्रैकिंग हमने की। ऑप्शंस, जैसा मैंने आपको बताया कि आरएसआई पे बेस्ड है, तो आरएसआई के लेवल्स यहाँ पे इनपुट आउटपुट शीट्स आ रहे हैं। पुट के लिए 35 आरएसआई से जब नीचे जाएगा और ग्रीन कैंडल आएगी, वो सब मैंने यहाँ पे डिजाइन किया। देखिए 35 से नीचे यहाँ गया, इसने ट्रैकिंग स्टार्ट करी, क्योंकि यहाँ नेगेटिव था कोई एक्शन नहीं। नेक्स्ट डे पॉजिटिव हुआ तो यहाँ पे पुट राइट कर दिया गया, जो कि 4% नीचे था उस दिन के क्लोज प्राइस से। ठीक है, तो कितने पुट्स हम राइट कर पाए वो सब यहाँ पे आपको दिखेगा कि एक्सपायरी के दिन इन द मनी हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, उसी तरह कॉल्स के भी यहाँ पे आपको दिख जाएगा, इसके नीचे आप स्क्रॉल डाउन करते रहेंगे। जब जब कॉल का सिनेरियो बना, मतलब 65 के ऊपर गया, देखिए यहाँ 65 के ऊपर गया, फिर उसके बाद ट्रैकिंग स्टार्ट, और जिस दिन नेगेटिव कैंडल बनी यानी कि वो रिवर्सल दिखाने लगा, उस दिन हमने कॉल सेल किया। और वो इन द मनी हुआ या नहीं हुआ वो यहाँ ट्रैक होगा, और कितने, अगर इन द मनी होता है कितने परसेंट से इन द मनी हुआ वो यहाँ पे ट्रैक होगा। तो इसकी समरी मैंने यहाँ पे निकाल दी है फिल्टर्स लगा के, कि अगर हमने ये सेल किए होते, किस किस एक्सपायरी पे हमारी पोजीशन होती, किस एक्सपायरी पे वो इन द मनी होता या नहीं होता। जहां होता वहां यस आ जाएगा, और कितने परसेंट से होता, डिपेंडिंग ऑन आपने पुट कितनी दूर रखा है। यहाँ -4 रखा है, अगर मैं इसको थोड़ा सेफ बना दूं, -4 की जगह -5 कर दूं, और यहाँ पे देखूं तो ये परसेंटेज ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगी, क्योंकि हमने ज्यादा दूर का स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट किया है तो कम इन द मनी होगा। ठीक है, तो 3 बार इन द मनी हुआ इतने इतने परसेंट से। यहाँ पे कोरोना वाला टाइम था, तो जैसा मैंने कहा, अगर मार्केट में बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी दिख रही है, वोलेटिलिटी अचानक बढ़ रही है, वहां पे पुट्स कॉल्स राइटिंग बंद। जहां पे सेफ्टी पूरी तरह नहीं है, या तो हेज करके राइट करना है या पूरी तरह बंद कर देना है, क्योंकि हमें अनलिमिटेड लॉसेस नहीं चाहिए। यहाँ पे किसी ने अपनी पोजीशन ओपन रखी होती अनहेज्ड पोजीशन, -19% का लॉस एक बहुत बड़ा लॉस होता। तो ऐसे लॉसेस को अवॉइड करने के लिए ये सब चीजें ध्यान में रखनी है। ऑफ कोर्स ऑप्शन ट्रेडिंग, जैसे मैंने शुरू में ही कहा था, रिस्की है, इसलिए वहां पे सबसे ज्यादा कॉशन चाहिए। और धीरे धीरे एक्सपीरियंस से आप वो सीख सकते हैं। महेश सर की बुक पढ़िए, और यूट्यूब से सीखिए, मेरे कुछ वीडियोस अवेलेबल हैं बेसिक सीखने के लिए, तो वहां से आप सीख सकते हैं। और सिमिलरली अगर कॉल्स में देखें तो इन द मनी हमारा सिर्फ एक बार हुआ, वो भी 0.62% से, यानी कि जो मैंने वो निकाला है -2,000 का लॉस होता अगर हेल्ड है, तो वो हमारे उसी रेंज में रहता। तो इसलिए मुझे आरएसआई वाला इतना पसंद है, क्योंकि इसके स्ट्राइक रेट अच्छे हैं। तो आप अपने और अच्छे स्ट्राइक रेट चाहते हैं, क्योंकि जितना आप दूर करेंगे पुट को परसेंटेज वाइज, ऐसा नहीं कि मैं -10% करके स्ट्राइक रेट 100% ले आऊँ, वहाँ पे प्रीमियम ना के बराबर होंगे, तो मैं रिस्क लूँ ही क्यों छोटे प्रीमियम के लिए। इसलिए -4 -5 अप टू -6 तक ठीक है, लेकिन उससे ज्यादा दूर के स्ट्राइक प्राइस बहुत कम प्रीमियम आपको देंगे, अनलेस की विक्स बहुत अच्छा है और आपको प्रीमियम मिल रहे हैं और उतनी अनसर्टेनिटी नहीं है मार्केट में। इसलिए तो एक चीज क्विकली करके देख लेते हैं कि ऑप्शन ट्रेडिंग को हम निकाल देते हैं। बेसिकली अगर 10 लाख तक है आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं। अगर मैं इस कैपिटल को कम कर देता हूँ, जैसे कि मैंने कहा, आप बिना ऑप्शन ट्रेडिंग के भी कर सकते हैं, और आपके पास कम कैपिटल है तो भी स्ट्रैटेजी को कर सकते हैं। मैं कैपिटल 2 लाख कर देता हूँ। शीट को थोड़ा समय देते हैं कैलकुलेशंस करने के लिए। ओके, कैलकुलेशंस पूरी हो गई। इसके बाद आप रिटर्न्स देखें यहाँ पे, तो देखिए ETF ने दिया होता 146, और यहाँ पे हमारे 172% बने होते हैं। और जैसे ही मैंने यहाँ पे एक रूल लगा रखा है, अगर 10 लाख से कैपिटल कम हो, ये प्रॉफिट्स ऑप्शन ट्रेडिंग के कैलकुलेट ही नहीं करेगा, क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग करना उसमें सेफ है ही नहीं। तो ये बोल देगा इन्वेस्टेबल कैपिटल नॉट एलिजिबल फॉर ऑप्शन ट्रेडिंग। बाकी का ये सारा रूल्स के हिसाब से ट्रेड करके आपको प्रॉफिट वगैरह बता देता। ओवरऑल आप यहाँ देख सकते हैं कि कितना बनता है, 214% बनता है आपका इस वाली स्ट्रैटेजी में, और इसमें ऑप्शन ट्रेडिंग शामिल नहीं है। जहां निफ्टी ने 146% दिया, वहीं हमें
इस स्ट्रैटेजी में 240। तो यहाँ पे भी हम इंडेक्स को बीट करेंगे, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ऑप्शन ट्रेडिंग को ऑप्शनल ही रखना है, उस पर पूरा इस स्ट्रैटेजी को बेस नहीं कर देना है। वो एक छोटा सा पार्ट है इसमें एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाने का, जब जब सेफ्टी हो। और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से कंपेयर करेंगे, देख सकते हैं आप सोलर पीकेपी में काफी अच्छे रिटर्न्स आए हैं। अगर आपको बैंक निफ्टी के हिसाब से चेक करना है, मैंने एक शीट बैंक निफ्टी के हिसाब से भी बना दी है। रूल्स वही हैं, थोड़े परसेंटेज यहाँ पे डिफरेंट दिखेंगे आपको, ठीक है। और मैंने यहाँ पे ईटीएफ के कोड्स बैंक निफ्टी के हिसाब से सेट कर दिए हैं। ओवरऑल इन्वेस्टेबल कैपिटल बैंक निफ्टी के हिसाब से सेट कर दिया है। उसकी परफॉर्मेंस अगर हम पिछले 7 साल की देखें, तो यहाँ पे देखेंगे आप लॉन्ग टर्म को बैंक निफ्टी भी बीट कर रहा है। तो अगर आप एक के साथ स्टार्ट करना चाहते हैं 10 लाख कैपिटल के साथ, या फिर जितना भी कैपिटल है आपके साथ, पहले निफ्टी में स्टार्ट कीजिए। अगर एडिशनल कैपिटल है तो बैंक निफ्टी में भी कर सकते हैं साइड बाय साइड। तो इन दोनों शीट्स का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो अब क्विकली मैं आपको ले चलता हूँ वापस स्लाइड शो में, जहां मैं आपको बताने वाला था कि कैसे मैंने निकाला, टाइम कितना लगेगा ऑन एन एवरेज, मंथली टाइम हमें देना कितना पड़ेगा स्ट्रेटजी को। तो जब आप लमसम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं पहले ईटीएफ में, अराउंड 20 मिनट्स मान के चलते हैं कि फंड ट्रांसफर करना है, लॉग इन करना है, फंड ट्रांसफर करना है, उसके बाद ईटीएफ को बाय करना है। कोई ज्यादा समय ले सकता है, कोई उससे कम लगेगा, डिपेंडिंग आपका एक्सपीरियंस क्या है, आपके ब्रोकर अकाउंट में कितना आप करते हैं। तो 20 मिनट्स मैंने ऑन एन एवरेज मान दिया, और ये वन टाइम एक ही बार लगेगा, बार बार हमें ये करना नहीं है स्टेप। सेकंड स्टेप प्लेजिंग, ताकि हम मार्जिन मनी अरेंज कर पाए। जो लोग ऑप्शन ट्रेडिंग करेंगे उन्हीं को प्लेजिंग करनी है, बाकी को प्लेजिंग करने की कोई जरूरत नहीं है। उनका लगेगा 10 मिनट्स, वो भी वन टाइम, क्योंकि एक बार प्लेज कर दिया, जब तक स्ट्रेटेजी चल रही है वो प्लेज ही रहने वाला है। थर्ड, बाइंग पीकेपी ईटीएफ एज पर बाय एंड डिप। तो पीकेपी में जब जब -2, -4, -6% गिर रहा है, हमें ऑलरेडी पहले से पता होगा कि हमारा एवरेज प्राइस ये है, -2% यहाँ बन के आता है, हमें वहां बाय करना है। तो आप उसके हिसाब से जीटीटी या एएमओ ऑर्डर्स बना के चल सकते हैं। जीटीटी बना सकते हैं, लेकिन कई बार जीटीटी ऑर्डर ट्रिगर हो जाते हैं, एग्जीक्यूट नहीं होते हैं, बिकॉज ऑफ, क्योंकि ये जो ईटीएफ्स होते हैं, इनमें ऐसे ऐसे प्राइसेस हाई और लो बन जाते हैं डे ओपनिंग में ही, जो हम एज रिटेल ट्रेडर्स ट्रेड नहीं कर सकते। तो वहां पे ऑर्डर ट्रिगर हो जाता है, लेकिन क्योंकि वो प्राइस जिस पे हम एक्चुअल में बाय या सेल करना चाहते थे वो नहीं आता है, तो वो ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होता है, और आपको फिर से जीटीटी बनाना पड़ता है। तो आप जीटीटी बनाइए, जिस दिन एक्चुअल में वो ऑर्डर, वो प्राइस आ जाएगा, वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर नहीं आता है तो आप दोबारा से जीटीटी बना लीजिए, इसमें आपको ज्यादा समय नहीं लगेगा। तो उसके लिए मैंने मान लिया है लगभग मे बी 5 मिनट ऑर्डर्स को बनाने के लिए, और 3 टाइम्स अ मंथ, क्योंकि कभी कभी ऑर्डर बनाने पड़ते हैं। तो 15 मिनट्स इन अ मंथ। अगर आप ऑप्शन सेलिंग कर रहे हैं तो चार्ट वार्ट देखना और ये सारे लेवल्स देखने के लिए 20 मिनट्स, और फिर ऑप्शन सेल करने के लिए 20 मिनट्स। एक महीने में एक ही ऑप्शन सेल होने वाला है, और कई महीनों में तो होगा भी नहीं, तो उसके लिए मैंने एवरेज 20 मिनट्स मान दिया है ईच मंथ के लिए। प्लेसिंग ऑर्डर्स फॉर बाइंग एंड सेलिंग अदर ईटीएफ्स एज पर स्मार्ट एवरेजिंग, वन ईटीएफ एट अ टाइम। तो जो स्मार्ट एवरेजिंग है एलकेएमएस वाले ईटीएफ्स, एक बार में एक ही बाय करेंगे, जब 3% गिरेगा वो बाय हो जाएगा, उसके बाद नेक्स्ट ऑर्डर लगाना है। तो उसके लिए भी हमें ऑर्डर लगाने के लिए 10 इंस्टेंसेस पूरे साल में आ रहे हैं। तो 6 मिनट्स एक ऑर्डर लगाने के लिए, जो जीटीटी ऑर्डर या एएमओ ऑर्डर जो भी आप लगाना चाहते हैं उसके लिए। तो पूरे साल में आपको 60 मिनट्स के अराउंड। अब इन सबको टोटल कर लेते हैं, तो 8.5 आवर्स निकल के आते हैं पूरे साल के लिए, यानी कि 12 आवर्स से भी कम। जिसका मतलब है एक महीने में 1 घंटे से भी कम समय लगेगा इस स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट करने के लिए। धीरे धीरे आपकी स्पीड बढ़ेगी तो हो सकता है और भी कम लगे, बट या थोड़ा आइडिया आपको देना चाहता था कि कितना समय लग सकता है स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट करने के लिए। ओके दोस्तों, कोई चीज रह गई हो तो बैक टेस्टिंग शीट में आप खुद जाके चेक करेंगे, कैलकुलेशंस वगैरह आपको समझ में आ जाएंगी। वैसे तो मैंने सब कुछ ऑलमोस्ट कवर ही कर लिया है। तो दोस्तों, अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, और पूरी बैक टेस्टिंग करने के बाद, पूरी तरह से समझने के बाद स्ट्रैटेजी को स्टार्ट कर सकते हैं। मैंने तो ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है, और आपसे पीरियोडिकली इसके रिजल्ट्स, परफॉर्मेंस भी शेयर करता रहूंगा, ताकि आपको आइडिया हो कि कैसा चल रहा है, जैसे मैं पीकेपी के बारे में करता रहता हूँ। तो इसी के साथ इजाजत दीजिए, अगले वीडियो में आपसे मिलूंगा।